हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। सो नाउ टुडे आई वेलकम यू ऑल टू द 15th lecture of the chapter, and we are doing, yes, the chapter name is the French Revolution, and today we will do the topic given on page number 21. The topic name is the abolition of slavery. Clear है बात सभी को? So open your book and on page number 21 the topic is given the abolition of slavery. ठीक है। अब स्लेवरी क्या होती है? दास। एबोलिशन मतलब उसका खत्म होना। तो ये दासता का एबोलिशन हुआ या नहीं हुआ? इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था, डिड वीमेन हैव ए रिवोल्यूशन? क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरी रूल तक ही आपका चैप्टर है फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड। वो स्टोरी का वो पार्ट जो है वो फिनिश होने के बाद अब हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे पहले हमने महिलाओं के बारे में जाना कि उस रेवोल्यूशन में महिलाओं का क्या योगदान रहा, महिलाएं किस प्रकार से रहा करती थी उस समय में, और क्या क्या चेंजेस लाए गए उनके पक्ष में। तो ये पिछला लेक्चर हमारा रहा और आज का हमारा टॉपिक है स्लेवरी के ऊपर। तो स्लेवरी जैसे कि दास बनाने का सिस्टम था। दास जो है वो खरीदे जाते थे और उनसे काम लिया जाता था। ऐसा एक सिस्टम जो था वो डेवलप हो चुका था। ठीक है जी। आपने कॉलोनीज के नाम सुने होंगे। भारत भी एक कॉलोनी रहा और भारत, हम किसके कॉलोनी में थे? ब्रिटेन के। सही है ना? यूरोप के कंट्री है। तो यूरोप के मतलब यूरोप के और भी कंट्रीज थे जो इस प्रैक्टिस में थे, और फ्रांस भी उसमें एक मतलब इसी तरह की प्रैक्टिस में था। उसने भी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों पे कब्जा किया हुआ था और फिर वहां से उन कॉलोनियों से जो है वो क्या करते थे, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करते थे। ठीक है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज था या दूसरे रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको एक्सप्लॉयटेशन उनका एक तरह से किया। तो फ्रांस, हम बात फ्रांस की कर रहे हैं, तो फ्रांस भी जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया, कॉलोनीज की वजह से एक स्लेवरी स्टार्ट हुई। और अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्या था कि उसमें ट्रेड, लोग ट्रेड कर रहे थे। राजा तो होते थे लेकिन उसके साथ जो समाज में हम देखते हैं नोबल्स क्लास थी, जो जिनके पास पैसा था, जमीनें थी, उन्होंने जो है वो अब पैसा है, जमीनें हैं, सब कुछ है, तो उन्होंने काम करने छोड़ दिए। तो काम तो करवाना है, तो काम करवाने के लिए जो है उनको आदमी की जरूरत होती थी। तो इस प्रकार से स्लेव जो है वो खरीदे जाते थे और फिर उनसे जो है वो काम लिया जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्लेव ट्रेड जो है वो शुरू हो जाता है। और इसका कनेक्शन हम देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो अफ्रीका से स्लेव्स लिए जाते थे और इक्वेटोरियल रीजन्स, जहाँ पर कुछ फसलें जैसे चाय है, कॉफी है या इंडिगो जैसी फसलें जो है वो उगाई जाती थी उस समय यूरोप की डिमांड को पूरा करने के लिए, और जो कि इन क्षेत्रों में, इन इक्वेटोरियल के क्षेत्रों में अच्छी होती हैं, वहां पर ये स्लेव जो है वो पहुंचाए जाते थे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि फ्रांस से भी उसमें दो जो रीजन है फ्रांस के, बोर्देक्स और नांतेस, ये बड़े फ्लोरिश हुए। एक ट्रेड मतलब स्लेव ट्रेड के लिए ये जाने जाते थे। और उसके बाद उनको जो है कैरेबियन आइलैंड्स जो फ्रांस के अंडर थे, अमेरिका में, वहां पे दूर दराज क्षेत्रों में जो है वो ऐसे स्लेव्स से को भेज के जो है वो काम लिया जाता था, और वहां से रॉ मटेरियल जो है वो यूरोप की मंडियों में पहुंचाए जाते थे। तो इस प्रकार से एक व्यापार उस 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। और एक मतलब इन ह्यूमन वर्क जिसको हम कह सकते हैं, इंसान ऐसा भी करता था। और मतलब इंसानों जानवरों की तरह खरीदा जाना, बेचा जाना।
तो ये आप देख पाएंगे। जो अफ्रीका की हम बात करेंगे अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी नहीं ज़्यादा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि उस समय स्लेवरी सिस्टम जो है वो शुरू हो गया था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के लोगों की हालत इतनी ख़राब होगी कि उनके पास कुछ नहीं बचा, और यूरोपियन ने उनको खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, आज हमारा यही टॉपिक है, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब है एक चेंज, जहां पर इंसान राजा से सत्ता हटी, ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम किया गया, इक्वलिटी की बातें हुई, ह्यूमैनिटी की बातें हुई, तो नेशनल असेंबली बनी। लुई 16 को हट के नेशनल असेंबली बनी। तो ये भी चर्चा रहेगी हमारी कि नेशनल असेंबली ने जो है इस स्लेवरी सिस्टम को एबोलिश किया था या नहीं। तो उसका मैं आंसर आपको बता देता हूं कि वो ऐसा नहीं कर पाए थे। कारण कारण ये था, देखो लुई 16 के समय तो स्लेवरी चल ही रही थी, क्योंकि अमीर तबका जितना भी था वो इन स्लेव से काम लेता था। तो और राजा तो उनके साथ ही मतलब राजा की तो उनकी साथ बॉन्डिंग होती थी, और सिस्टम ही था एक तरह से। लेकिन जब ये मतलब राजा हटा और सिस्टम में बदलाव आया, तो नेशनल असेंबली भी जो है वो स्लेवरी को एबोलिश नहीं करती है, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी लोग कौन थे, आपने पढ़ा होगा, रिच और प्रॉस्पर्स। याद है ना आपको? क्योंकि उसके बाद फिर कौन बना था, कन्वेंशन बनी थी, जब जैकोबिन क्लब्स के मेंबर उसमें जो है पार्टिसिपेट होते हैं। तो आप नेशनल असेंबली का समझिए, तो नेशनल असेंबली ने स्लेवरी को एबोलिश नहीं किया। ठीक है, समझ गए बात? हाँ, नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी पता था कि हम सारे अमीर हैं, और हम अमीरों का फिर काम कौन करेगा। इसलिए उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर जो है वो कोई भी नियम जो है वो नहीं बनाया था। लेकिन जब उसके बाद फिर कन्वेंशन आया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का वक्त आया, जैकोबिन क्लब्स के लोग जो हैं वो पावर में आते हैं, तो उन्होंने स्लेवरी को हटा दिया था। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको पता है मिडिल क्लास थे, लोअर तब स्ट्रेटा के लोग थे। तो उन्होंने जो है इस स्लेवरी सिस्टम को हटा के दिया था, क्योंकि वो अमीर तो नहीं थे, और शायद उन्होंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्लेवरी हटा दी थी। और लेकिन 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 ये पर आपको याद रखना है कि हाँ, हटी थी, कन्वेंशन के रूल में जो है वो हट गई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के रूल में हट गई। लेकिन ये 10 वर्षों तक ही चली, और फिर जब नेपोलियन फ्रांस का जब दोबारा से राजा बनता है, तो उसने इस स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि वो उसका भी मानना था कि ट्रेड जो है वो फ्लोरिश होना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर। तो ट्रेड होगा, डेवलपमेंट होगी, तो वो तभी होगी जब काम होगा, और काम अमीर लोग तो करेंगे ही नहीं। और इस प्रकार से दासों से ही काम लेकर जो है वो इस बिजनेस को किया जाए, तो हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर दोबारा से स्लेवरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड इट वाज री इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, बंद हुई 10 वर्ष तक अंडर द रूल ऑफ यस कन्वेंशन, और फिर उसने दोबारा स्टार्ट कर दिया। और फिर आगे चलकर यहाँ पर लास्ट में लाइन लिखी हुई है, वो आपको मैं नोट भी करवाऊंगा, कि स्लेवरी जो है फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में जाकर जो है वो क्या हुई थी, एबोलिश हुई थी। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो मैंने आपको एक समरी दे दी है। आइए फटाफट इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। देखिए, कहता वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल फॉर्म्स of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. Jacobin regime मतलब Jacobin rule, regime means rule। कहता है एक जो सोशल रिफॉर्म, एक रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो देखने को मिलता है, किसके संदर्भ में, किसका, जैकोबिन रूल का, वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो फ्रांस में हुई, जो उन्होंने किया था। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, ये वेस्ट इंडीज के एरियाज है ना, अमेरिका में नीचे। द कॉलोनीज, जो कॉलोनी थी, कॉलोनी मतलब वहां पे उन्होंने अपनी जाके कॉलोनियां बना ली थी, बस्तियां बना ली थी, इन्होंने, यूरोपियंस ने। तो कॉलोनीज इन द कैरिबियंस, जिनमें शामिल था, हाइफन लगा, कौन कौन सी, मैर्टिनिक, ग्वाडालूप एंड सैन डोमिंगो। ये जो भी
कॉलोनीज थी वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कॉमोडिटीज होती हैं वस्तुएं, सच एज टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। तो यहाँ से ये वस्तुएं जो है वो सप्लाई होती थी इन कॉलोनियों से। हाँ, टबैको मैंने छोड़ दिया था, टबैको आप नोट कर लो, इंडिगो नोट कर लो, शुगर नोट कर लो, कॉफी नोट कर लो, ठीक है। ये सारे इक्वेटोरियल रीजन्स में, तो यहाँ से कैरिबियन आइलैंड्स में प्लांटेशन वर्क होता था। तो यहाँ से ये वस्तुएं जो है सप्लाई होती थी यूरोप के लिए या अदर्स एरिया के लिए। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। लेकिन यूरोपियंस लोगों का दूर दराज जाकर रिलक्टेंस होता है अपने काम से, उसकी अनविलिंग एक तरह से नहीं जाना, ठीक है ना, और एक तरह से जो वो लैंड फेमिलियर भी नहीं। तो इस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों पर अनफेमिलियर लैंड्स के को मुद्दा बनाकर एक तरह से हम देखते हैं कि जो प्लांटेशन था उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ रही थी, किसकी? लेबर की। सो दिस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन नो डाउन द लाइन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो इस प्लांटेशन वर्क के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड देखने को मिलता है, नो डाउन लाइन, तीन इसके बीच में। कौन कौन से? यूरोप ऊपर ऊपर बिंदु लगा लो, वैसे समझ लो, मैप देख लेना, पता ही होना चाहिए आपको, नीचे अफ्रीका है और साइड में अमेरिका। एक ट्रायंगल बना लो, ऊपर यूरोप, राइट साइड में नीचे अफ्रीका और लेफ्ट में अमेरिका, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल शेप ट्रेड देखने को मिलता है स्लेव का, जो कि प्लांटेशन में वर्किंग में जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, नो डाउन। ये जो स्लेव ट्रेड था कहते हैं 17वीं शताब्दी, 17 मीन्स, बोलो, 17th सेंचुरी। हम कौन सी इसमें है? 21st सेंचुरी में ना, तो 20 कुछ, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स, पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, ठीक है ना, ये रीजन्स हैं, ये पोर्ट एरिया है, ये समुद्र के किनारे के रीजन्स हैं। और उसमें जैसे कि ये फ्रेंच जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो सेल करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेस और नांतेस, ये फ्रांस के रीजन है। फ्रांस के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अंगूर होते हैं आज की डेट में। फ्रेंच वाइन आपने ऐसी बातें सुननी नहीं है, वैसे फ्रेंच वाइन वहां से आती है, पता होना चाहिए। तो विश्व में ये प्रसिद्ध है। तो फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डूक्स और नांतेस टू द अफ्रीकन कोस्ट, मतलब यहां से फ्रांस के रीजन से मर्चेंट्स चलते थे, अफ्रीकन कोस्ट तक आते थे। वेयर दे बॉट स्लेव्स, जहां से वो खरीदते थे, किससे? स्लेव खरीदते थे, किससे? जो लोकल चीफटेन्स होते थे, वहां के लोकल जो चीफ बने होते थे लोग, उनसे खरीदते थे। ब्रांडेड, उनके ऊपर अपना ब्रांड बांधते थे, लगाते थे। और शैकल्ड, जंजीरों में बांधकर उनको बांध के ले चलते थे। द स्लेव्स वर पैक्ड, उसके बाद लाइन लिखी हुई है, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3-month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। और फिर 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा वाइज होती है। समुद्री यात्रा किस किस रास्ते के जरिए? अटलांटिक होते हुए, अटलांटिक पता है ना, हाँ, अफ्रीका के साथ लेफ्ट में अटलांटिक समुद्र है, और इससे होते इन स्लेबों को कहां पहुंचा दिया था? यस, अमेरिका में नीचे कैरिबियन आइलैंड्स में। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और फिर वहां पर ये स्लेव्स जो हैं, जब वहां पर बड़े बड़े बाग थे, ठीक है, रॉ मटेरियल निकलता था, उन प्लांटेशन ओनर को बेच दिए जाते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल to meet the growing demand in the European markets for sugar, coffee and indigo। और जो फिर एक्सप्लॉयटेशन करके, जो लेबर करके इनसे जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी, उससे कौन सी डिमांड पूरी होती थी यूरोपियन की मार्केट्स में? किन किन चीजों की? शुगर, कॉफी और इंडिगो जैसी चीजों की। सो पोर्ट सिटीज लाइक्स, अब ये जो भी फ्रांस के रीजन्स थे, जो ये समुद्र के किनारे के पोर्ट थे, बंदरगाह थे, पोर्ट थे, बॉर्डिक्स एंड नांतेस ऑन देयर इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग
स्लेव ट्रेड, मतलब इसकी वजह से, स्लेव ट्रेड की वजह से ये बंदरगाह जो है वो बड़े फ्लोरिश हो चुके थे। ठीक है जी, बहुत फल फूल चुके थे, बड़ा एरिया जो है वो अमीर हो चुका था इस व्यापार की वजह से, क्योंकि यहाँ से पता होता था कि यहाँ से स्लेव ट्रेड होता है, स्लेव्स खरीदे जाते हैं। लेकिन खरीदे कहाँ से जाते थे? अफ्रीकन कोस्ट से, नीग्रोस, काले लोग, है ना। नीग्रोस एक नीचे लिखा भी है, डिरोगेटरी टर्म है ये, वैसे एक आज के डेट में तो हम नहीं ऐसे शब्द यूज करते हैं, एक अपमानजनक शब्द है ये, तो नहीं यूज करना है, लेकिन फिर भी कहा गया था। थ्रू आउट दी, अब इस पैराग्राफ को देखिए फटाफट, कहता थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। हालांकि हम उस 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर 18 मीन 17 समथिंग, ठीक है ना, तो 1789 के बाद का हम बात कर रहे हैं, तभी का भी जोड़ लो, तो एक कहता कम ही आलोचना देखने को मिली इस व्यापार के संदर्भ में भी। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब नेशनल असेंबली जब सत्ता में आई तो उसने भी राइट्स ऑफ मैन के नाम पर बहुत सारी डिबेट हुए, और उसमें ये बातें कही गई हैं कि जितने भी फ्रांस के अधीन जितने भी लोग हैं, फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं, है ना, चाहे वो कॉलोनी में ही क्यों ना है, तो क्या सभी को राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि राइट ऑफ मैन की बात हो रही थी। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉस, नोट डाउन द लाइन। उसके पीछे रीजन है, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि सारे का सारा पैराग्राफ आपको 3 नंबर 5 नंबर मैंने बता ही रखा है, लॉन्ग में आपको क्वेश्चन अपने बना के रखने हैं, स्टोरी को ध्यान में रखना है। कहता लेकिन नेशनल असेंबली कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर पाई, फियरिंग ऑपोजिशन, कि उसको विरोध का डर था, किससे? फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन स्लेव ट्रेड। उन सभी बिजनेसमैन के विरोध का डर हो गया, क्योंकि उनकी जो इनकम थी, जो पैसे का जो सिस्टम था, वो स्लेव ट्रेड से ही पूरा होता था। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड, जो कानून बनाती है, टू फ्री ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। फिर आगे चलकर मैंने बता दिया आपको शुरू में, नोट डाउन दिस लाइन, कन्वेंशन ने जो है वो क्या किया, इस स्लेव्स को फ्री किया, ठीक है ना, कानून बनाया इसके खिलाफ। और द हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर, दिस हाउएवर, लेकिन हालांकि, कहता ये हालांकि क्या हुआ, एक शॉर्ट टर्म ही मेजर जो है वो देखने को मिलता है, मतलब एक सुधार थोड़े वक्त का ही था, लगभग कहता 10 वर्षों के बाद, 10 years लेटर, नेपोलियन 1804 में बन गया था ना, हाँ, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। क्लियर रहेगी बात। कहता प्लांटेशन ऑनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। नीचे निग्रोज लिखा हुआ है, वही काले लोगों के लिए यूज हुआ है, अफ्रीकन निग्रोज कहा जाता था इनको। लेकिन कहता कहीं ना कहीं वो उसके पीछे वजह थी, क्योंकि प्लांटेशन ऑनर्स जितने भी थे वो समझ रहे थे, या वो समझ चुके थे कि उनकी फ्रीडम, उनकी जो भी जिंदगी के अंदर मौज है, वो तभी है जब वो अफ्रीकन निग्रोज को क्या बनाएंगे, इनस्लेव बनाएंगे। इनस्लेव का मतलब ही है स्लेव बनाना, ठीक है, किस चक्कर में, इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उनके आर्थिक हित तभी सुरक्षित है यदि वो अफ्रीकन निग्रोज को स्लेव बनाएंगे। तो फिर क्वेश्चन वही आ गया थोड़ा जहन में, तो फिर क्या दोबारा ये स्लेव सिस्टम खत्म नहीं हुआ? कहता यस, ये लाइन लिखी हुई है और ये कई बार 1 नंबर में पूछी जाती है कि स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिशन इन फ्रेंच कॉलोनीज, जो भी फ्रांस की कॉलोनीज थी, कहां कब जाकर, इन 1848। ठीक है जी, तो ये बात है थोड़ी सी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के संदर्भ में, फ्रांस से रिलेटेड उस दौर में किस प्रकार से इसके ऊपर डिसीजन हुए। फिर से बता रहा हूं, शॉर्ट करके बता रहा हूं, लुई 16 किस में चलता था, नेशनल असेंबली भी इसको नहीं हटा पाई क्योंकि उसमें भी ज्यादातर लोग प्रॉस्पर्स थे, लेकिन इसको स्लेवरी को एबोलिश किया गया
अंडर द रूल ऑफ कन्वेंशन, मतलब अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, लेकिन इट was a short-term measures, and 10 years later Napoleon reintroduced the slavery in France, और फाइनली आगे चलकर फिर फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी खत्म होती है जाकर इन 1848। ठीक है जी। तो कहाँ कहाँ किस प्रकार से व्यापार चलता था, क्या था, ये सारा कुछ हमने इस ट्रायंगल ट्रेड पढ़ा ना हमने, है ना, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। तो किस प्रकार से वो कैरिबियन आइलैंड्स में जहां भी बाग थे, लोग ढोए जाते थे और एक्सप्लॉयटेशन थी, जानवरों की तरह उनको खरीदा जाता था, जहाजों में ठूस ठूस के लिया जाता था, एक अमानवीय कृत्य जिस इंसानियत का देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो एक टॉपिक आज का हमारा क्लियर हुआ, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, और अब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं, और आशा करूंगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे से अब याद हो जाए, और मिलेंगे अब नेक्स्ट। टिल देन, stay healthy, stay safe. Thank you very much. Thanks.